रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावित्री की चंचल, नैना, ज्योति नाम की 3 बहुएं थी। तीनों ही अपनी सास के बैल बुद्धि दिमाग से बहुत परेशान थी। वो जब भी अपनी सास से कुछ कहती तो वो कुछ और ही कर देती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय तीनों किचन में चाय बना रही थी। तभी उसकी सास सावित्री वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहू चंचल से कहती है, बहू, मुझे एक मस्त कड़क अदरक वाली चाय पिला दे, मन कर रहा है। जी माँ जी, क्यों नहीं, आप चलकर सोफे पे बैठिए, 10 मिनट में आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी, आप चाय के साथ कुछ और खाएंगी? कुछ और? ये किसी नई डिश का नाम है क्या? कुछ नया हो तो खिला दो। लो भाभी, चल गया हमारी सास का बैल बुद्धि वाला दिमाग। तुम भी ना कम नहीं हो। जब जानती हो माँ जी को जल्दी कुछ समझ नहीं आता तो सीधे सीधे बोला करो ना। भाभी, मैंने तो सीधे सीधे ही पूछा था। देखा मैंने कितने सीधे सीधे पूछा, और तुमने? भूलो मत, वो हमारी सास है, हमें उनका ऐसे ही मजाक नहीं बनाना चाहिए। बस करो भाभी, आप क्यों भाभी को सुना रही हो? जाने दीजिए, वैसे भी हमारी सास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम तीनों आपस में धीरे धीरे क्या बोल रही हो? बताओ ना, कुछ नया है क्या खाने में? नहीं माँ जी, नैना के कहने का मतलब है आप चाय के साथ बिस्किट या नमकीन कुछ लेंगी। बहू, तुझे सीधे सीधे पूछना चाहिए, कुछ और क्या होता है? हाँ जी जी, आप चलकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। ठीक है बहू। सावित्री अपनी बड़ी बहू चंचल के कहने पर हॉल में चली जाती है और चलकर सोफे पर बैठना शुरू कर देती है। तभी सावित्री का बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा नरेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं और अपनी माँ को ऐसे बार बार चल चल कर सोफे पर बैठते और खड़ा होकर फिर से चलते देखकर दोनों किचन में जाते हैं। तभी अजय अपनी पत्नी चंचल से कहता है, ये सुबह सुबह घर में क्या हो रहा है? किसने माँ को एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया? एक्सरसाइज? क्या आप भी? वो क्यों करेंगे एक्सरसाइज? भाभी, भैया सही कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं बोला, वो चाय मांगने आई थी तो मैंने उनसे बोला माँ जी चलकर हॉल में बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड, तुम भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो। जानती हो माँ को कम समझ में आता है, फिर भी तुमने माँ को चलकर बैठने के लिए बोला है। वो सच में चल चल कर बार बार बैठ रही हैं सोफे पर। देखा भाभी, आप मुझे बोल रही हैं। माँ जी ने तो आपकी सही बात को भी कुछ और ही समझ लिया। मुझे तो डर लगता है कभी कभी कहीं हमारी सासू माँ अपने बैल बुद्धि दिमाग के चलते कहीं मुसीबत में न फंस जाएं। नैना, ये क्या बात हुई? तुम हमारी माँ को बैल बुद्धि बोल रही हो? जेठ जी, गलती से निकल गया, पर क्या करूँ मैं, माँ जी की हरकतें ही ऐसी हैं। कितना समझाएं हम उनको। बात तो भाभी सही कह रही है भैया। अभी चलो पहले उनको रोकते हैं, बात का बाद में देखेंगे। इतना कहकर सब लोग सावित्री के पास जाते हैं और तभी चंचल उसे रोककर चाय देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय, और मैंने आपको चलकर बैठने के लिए कहा था। मेरा मतलब आप बाहर सोफे पर जाकर बैठिए, चाय लेकर आती हूँ, ये था। चल चल कर बैठने के लिए नहीं कहा था। अच्छा बहू, शायद मुझे ही समझ नहीं आया और मैं चलने लगी। समझ में जब आएगा ना सासू माँ, जब दिमाग होगा, पर आपके पास तो बैल बुद्धि वाला दिमाग है। ठीक है, आप लोग माँ का ख्याल रखिए, हम दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेट हो रहा है, नाश्ता वहीं कर लेंगे। इतना कहकर अजय और नरेश ऑफिस के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों भी अपने घर के कामों में लग जाती हैं। यूं ही समय बीतता है और अपनी बड़ी बहू चंचल के कई बार समझाने पर भी सावित्री के बैल बुद्धि दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय उसकी मंझली बहू ज्योति किचन में बर्तन धो रही थी। तभी उसकी सास पानी पीने के लिए किचन में आती है, जिसे देखकर ज्योति कहती है, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। क्या हुआ बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया है, ऑफ हो गया है एकदम से। मेरी माँ का फोन आने वाला है, आप थोड़े से चार्ज पर लगा दीजिए मेरे कमरे में। ठीक है बहू, अभी लगा देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सावित्री इतना कहकर अपनी बहू ज्योति के कमरे में जाकर उसका फोन चार्ज पर लगा देती है। कुछ समय बाद जब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उसे अचानक अपने फोन की याद आती है और वो कमरे में जाकर देखती है तो चार्जर का स्विच ऑफ है और फोन भी, जिसे देखकर वो वापस सबके पास आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने मेरा फोन चार्ज पे नहीं लगाया था ना, मैंने आपको बोला था मेरी माँ का फोन आने वाला है। बहू, लगाया था मैंने चार्ज पे। कहा माँ जी, स्विच ऑफ था मेरा फोन, चार्ज ही नहीं हुआ। मैंने कहा स्विच ऑन किया था, तूने तो बस इतना कहा था कि चार्ज पे लगा दे, स्विच ऑन करने के लिए थोड़ी ना बोला था। कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, हो जाएगा फोन चार्ज।
भूल गई होंगी माँ स्विच ऑन करना। तू कैसे भूल गई ज्योति कि हमारी साथ कितनी बड़ी बैल बुद्धि है। सही कहा भाभी आपने, इनके बैल बुद्धि दिमाग की वजह से मेरा समय भी खराब हुआ और फोन भी चार्ज नहीं हुआ। कोई बात नहीं ज्योति, तो मेरे फोन से अपनी माँ से बात कर लो और अपना फोन चार्ज पे लगा दो। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन जब घर के सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी नैना सभी के लिए ऑरेंज जूस लेकर आती है। सभी लोग जूस पीकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसकी सास सावित्री कहती है, बहू ये जूस सच में बड़ा अच्छा था, अब तो मेरे लिए रोज यही जूस बनाना। सच में माँ जी आपको इतना पसंद आया है? हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहू ये जूस तूने किसमें से कैसे बनाया? माँ जी मैंने ये जूस मशीन में बनाया है और ये ऑरेंज जूस है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बस ऑरेंज को मशीन में डालो और घुमा दो। ये तो बड़ा आसान है। कुछ समय बाद सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सावित्री की तीनों बहुएं सावित्री के पास आकर कहती हैं, माँ जी हम तीनों को कुछ शॉपिंग करनी है, तो अगर आप कहे तो हम थोड़ा मार्केट से होकर आते हैं। आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है, आप टाइम से खा लेना। हम जल्दी आने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है बहू जाओ, मैं खा लूंगी। इतना कहकर तीनों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। कुछ समय बाद सावित्री को भूख लगती है और वो किचन में जाती है। तभी उसे अचानक अपनी बहू की बात और उसका बनाया जूस याद आता है। वो वही जूस बनाने के लिए पूरे घर में मशीन को तलाशना शुरू करती है। तभी उसकी नजर वॉशिंग मशीन पर जाती है और वो फ्रिज के सारे ऑरेंज निकालकर वॉशिंग मशीन में डालकर जूस बनाने लगती है। तभी उसकी तीनों बहुएं शॉपिंग करके घर आती हैं और अपनी सास को वॉशिंग मशीन के पास खड़ी देखकर कहती है, माँ जी आप क्यों कपड़े धो रही हैं? रहने दीजिए ना, आप हम कर लेंगे। बहू कपड़े कौन धो रहा है? मैं तो जूस बना रही हूँ पीने के लिए, बड़ी भूख लगी है मुझे। क्या जूस, वो भी वॉशिंग मशीन में? माँ जी आप सच में बहुत बड़ी वाली बैल बुद्धि हो। सच में माँ जी आपने तो आज हद ही मचा दी। सच में आज तक आप जैसी बैल बुद्धि औरत नहीं देखी। अपनी छोटी और मंझली बहू की बात सुन के सावित्री को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी बड़ी बहू अपनी दोनों देवरानियों को गुस्से से डांट कर कहती है, बस हो गया तुम दोनों का, उड़ा लिया मजाक तुम दोनों ने। शायद तुम भूल गई हो कि ये हमारी सास है। अगर ऐसा दिमाग हमारी माँ का होता, उन्हें भी चीजों की समझ नहीं होती, तो क्या तुम दोनों उनका भी ऐसे ही मजाक उड़ाते? अपनी जेठानी की बात सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों अपनी सास से माफी मांगती है और आगे कभी उसका मजाक ना उड़ाने का वादा करती है। बाहर मौसम बहुत खराब था। दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाते हुए चाय पकोड़े खा रही थी। तभी रीना बोलती है, ओए शिवानी मार्केट चलना यार, मुझे नई ड्रेस लेनी है। तू पागल है क्या? बाहर का मौसम देख रही है कितना खराब है। मार्केट वाले भी चले गए होंगे। चल कोई नहीं, एक काम कर फिर मॉल चल लेते हैं, वहाँ तो अंदर जा सकते हैं। अबे तू पागल हो गई है क्या? मेरा मन नहीं है, और अभी बारिश हो गई तो कीचड़ में मेरे बस की नहीं है सामान लेकर आना जाना। तो फिर क्या करूँ यार, तेरी वजह से मैं अपना सामान भी नहीं लूँ क्या? ले आ, तुझे थोड़ी मना किया है शॉपिंग करने से। बेटा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वो कब काम आएगी? मतलब ये कि बुद्धू हम ऑनलाइन शॉपिंग भी तो कर सकते हैं। बाहर ना जाकर डिलीवरी बॉय हमारे घर तक खुद हमें सामान देने आ जाएगा। अच्छा ऐसा भी है क्या? लेकिन अगर कुछ खराब लगा तो, या फिर वापस करना हो तो? उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न एक्सचेंज दोनों हो सकता है। तो देर किस बात की, चल फिर ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह दोनों ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाती हैं और फोन में कपड़े, मेकअप, बूट्स, सैंडल, टॉप्स आदि देखती हैं। तभी रीना को एक वेस्टर्न ड्रेस बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो शिवानी से बोलती है, शिवानी यार ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये वाली मंगवा दे। मुझे बता और क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं हम? डोंट वरी रीना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। कल तक तुम खुद ऑनलाइन शॉपिंग करोगी फिर। चलो और बताओ, ये वाला टॉप कैसा है? इसमें तुम प्यारी लगोगी, और इसके साथ मैचिंग की ये माला कैसी रहेगी? मोस्टली नेक्स्ट डे तक सामान आ जाता है, वरना 2 दिन भी लग सकते हैं। ओए शिवानी, आई कांट वेट फॉर माई ऑर्डर यार, मुझे जल्दी से सारी ड्रेस को ट्राई करना है।
और वैसे हमारा काफी टाइम बच गया ना। आमतौर पर हम बाहर जाते, 2-4 घंटे वहाँ पर मगजमारी करते, प्लस किराया लगाते, प्लस भूख लगती फिर कुछ बाहर से खाते, प्लस हम थक भी जाते। टोटल मिला के सब कुछ घर पर ही हो गया। इसलिए तो यही फायदा है ऑनलाइन शॉपिंग में, टाइम पैसा बचता है क्योंकि सस्ता भी मिल जाता है। अच्छा, मुझे बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। डिलीवरी बॉय को मैंने यहीं का पता दिया है, जब आए ना तो सामान चेक कर लियो, और हाँ, डिलीवरी चार्जेस मत दियो। ओके, इतनी जल्दी क्यों जा रही है पर? अरे यार, मॉम का कॉल आ गया है। ऐसा बोलकर शिवानी चली जाती है और रीना अपनी खुली आंखों से सपने देखती है कि जब वो ड्रेस आएगी तो वो उसको खूब एंजॉय करके सबको दिखाएगी। अगले दिन डिलीवरी बॉय रीना को कॉल करके एड्रेस कंफर्म करता है और थोड़ी देर बाद में वो उसे पार्सल देकर चला जाता है। खुश होते हुए रीना अपने रूम में आती है और सारे पार्सल्स खोल के देखती है। वाओ, मेरी नई ड्रेस आ गई। अरे यार, ये तो कितनी खूबसूरत है, जल्दी से पहन कर देखती हूँ। और ये क्या, इयररिंग्स भी? अरे वाह, अब तो मैं सारा सामान ऑनलाइन ही मंगवाया करूँगी। जल्दी से इसे पहनकर क्लब जाती हूँ। शाम को रीना क्लब में ये ड्रेस पहन के जाती है, जहाँ ये ड्रेस पहनकर वो बहुत सुंदर लग रही थी। क्लब के सभी लोग बस उसे देख रहे थे। फिर शॉट्स पीने के बाद में वो डांस करने लगती है। डांस करते वक्त उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक जस्सी नाम का लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उस वक्त दोनों के नयन चार होते हैं और ये देखकर जस्सी बोलता है, आंखें तेरी कितनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अभी तो सिर्फ टकराए हैं। कोई नहीं, आप मौका देंगी तो मुलाकातें भी बढ़ा लेंगे। अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल आप मुझे छोड़ेंगे या फिर हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे? कुछ देर बाद में रीना क्लब से बाहर आती है तो उसके घर जाने के लिए उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिसके बाद वो अकेली खड़ी होकर टैक्सी का वेट करती है और जस्सी उसे देखकर बोलता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ? डोंट वरी, आप सेफ रहेंगी मेरे साथ, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बाय द वे, मोस्टली लड़के यही बोलते हैं, बट आई ट्रस्ट यू, इसीलिए आ जाती हूँ आपकी बात मानकर। इतना बोलकर रीना उसके कार में बैठ जाती है और दोनों घर ना आने तक काफी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और नंबर एक्सचेंज भी। जस्सी उसे घर ड्रॉप करके अपने घर निकल जाता है। वक्त बीतता जाता है, अब दोनों की बातें और मुलाकातें दोनों बढ़ जाती है और एक दिन जस्सी उसे प्रपोज करता है और साथ ही बोलता है, रीना, विल यू मैरी मी? यस जस्सी, आई विल मैरी यू। ये सुनकर जस्सी रीना को हक कर लेता है और रीना उसे ऑनलाइन मंगाई हुई घड़ी गिफ्ट करती है और दोनों अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ समय बाद में दोनों के घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे रीना एक आदर्श बहू की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। एक दिन जब रीना अपने कमरे में बैठी होती है तो वो जस्सी से बोलती है, सुनिए ना, बहुत टाइम हो गया, घर पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। आपका बर्थडे भी चला गया, मेरा भी चला गया, वैसे माँ जी का कब आएगा? माँ का तो, अरे इसी हफ्ते है माँ का बर्थडे तो। जस्सी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम माँ जी का बर्थडे प्लान बनाए, उन्हें सरप्राइज देंगे। वाओ रीना, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? एक हफ्ते बाद दोनों कांता को बर्थडे के दिन सरप्राइज देते हैं और साथ ही रीना ऑनलाइन शॉपिंग में मंगाई हुई साड़ी अपनी सास को गिफ्ट करती है, जिसके बाद कांता बहुत खुश होती है और अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। रीना छत पर कपड़े सुखा रही थी और वो अपनी सामने वाली पड़ोसन को देखती है और बोलती है, सविता बेन, क्या बात है, बड़े दिनों से डेली नए नए सूट साड़ी पहन रही हो, भाई साहब बड़े खुश हैं? वो तो है, अब भाई साहब तुम्हें तो दिला नहीं सकते, क्या करे? ये क्या समझती है कि सिर्फ यही पहन सकती है? अरे कल से मैं भी पहनूंगी नए नए कपड़े। रीना सोचते हुए अपने कमरे में घूमती रहती है। तभी उसके फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से नोटिफिकेशन आता है और उसे देखकर वो बोलती है, ओ वाओ, बल्ले बल्ले, 70% ऑफ की डील चल रही है, अब तो मैं रज के शॉपिंग करूंगी। इतना कहकर वो अपने फोन से साड़ी और सूट्स को ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में उसका पार्सल आ जाता है।
वो पार्सल को ओपन करके पहन लेती है और अपनी पड़ोसन को छत पर जाकर चिढ़ाती है। सविता उसे देखकर जलती है मगर कुछ कहती नहीं है। वो अपनी सेल्फी ले रही होती है और उसे अपने पहने हुए साड़ी के पल्ले में छेद दिखाई देता है, जिसके बाद रीना बोलती है, ओ शुक्र है सविता बहन ने नहीं देखा, वरना बहुत खिल्ली उड़ाती मेरी। अभी कस्टमर केयर पर कॉल करती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने आपके यहाँ से एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया था, लेकिन वो डिफेक्टेड है। ओके मैम, वी विल रिप्लेस योर ऑर्डर सून। रीना के ऐसे कहने पर अगले दिन उसका पार्सल एक्सचेंज हो जाता है और फिर वो वही वाली ड्रेस सविता को पहनकर चिढ़ाती है। वो भी उसे कमेंट मारती है और तभी इतराते हुए रीना बोलती है, वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, इसीलिए मुझे रोज ही शॉपिंग करवा देते हैं। सविता को चिढ़ाकर रीना को और मजा आता है और वो सोचती है, क्यों ना ऐसे ही 3-4 बार अपना पार्सल चेंज करवाऊं, जिससे मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मजा भी बड़ा आएगा। जिसके बाद वो ऐसा ही करती। ऐसे ही एक दिन रीना नई साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करती है और बोलती है, इस साइट को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लगता है कोई नई है। ऑर्डर करके देखती हूँ कैसा सामान है। इनके लिए शर्ट ऑर्डर कर लेती हूँ, थोड़ी महंगी है पर वाह, ये तो कल ही डिलीवर कर देंगे। कुछ देर बाद में रीना का पार्सल आता है, लेकिन उसमें जस्सी के साइज से एक साइज बड़ी शर्ट निकलती है। ये देखकर वो कस्टमर केयर को कॉल करती है और बोलती है, हेलो सर, आपने शायद है ना गलती से बड़े साइज की शर्ट भेज दी है, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए। ओह सॉरी मैम, इस साइज की शर्ट के स्टॉक खत्म हो गए हैं। ऐसा कीजिए, आप ये शर्ट रिटर्न कर दीजिए, पैसे आपको शाम तक रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। ओके सर, मैं रिटर्न करती हूँ। रीना वैसा ही करती है। एक बॉय के हाथों वो शर्ट को रिटर्न करती है, लेकिन इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं पर उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते। जहाँ से उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वो साइट से कंपनी का नंबर निकालती है जो स्विच ऑफ था। वो सारी बातें अपने पति जस्सी को बताती है, जिसे सुनकर वो बोलता है, रीना तुमने क्या किया ये? वो एक फ्रॉड साइट थी, स्कैम था जिसमें तुम फंस गई। अब वो पैसे कभी रिफंड नहीं आएंगे, भूल जाओ उनको। इतना समझाया है लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। जस्सी की बात सुनकर उसको सब समझ आता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन शॉपिंग करना कम कर देती है। नव्या ने शादी के बाद अपने ससुराल को अच्छे से संभाला था, लेकिन एक घर की खुशहाली तभी बनी रहती है जब उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पता हो। लेकिन नव्या की नंद कीर्ति एक बेपरवाह और चंट किस्म की लड़की थी, जो अक्सर अपनी चालाकियों से काम चोरी किया करती। ऐसे ही एक दिन जब कीर्ति घर से बाहर जा रही थी, तो नव्या उसको जाते देखकर बोलती है, दीदी अगर आप बाहर जा रही हो तो मार्केट से थोड़ा सामान ले आना। बाहर? किसने कहा मैं बाहर जा रही हूँ? अरे मैं तो रसोई में जा रही थी, बड़ी प्यास लगी है, पानी पीना था। अच्छा हुआ आप आ गई, जरा एक गिलास पानी दे दो। अच्छा ठीक है दीदी, लाती हूँ। नव्या पानी लेने अंदर जाती है और पीछे से कीर्ति रफू चक्कर हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त राधिका के साथ मिलकर गोलगप्पे की रेडी पर पेट भर के गोलगप्पे खाती है। तभी वहाँ एक चमन नाम का लड़का उसे छेड़ते हुए बोलता है, अरे जानो मन, गोलगप्पे की तरह कभी हमें भी मुंह लगाओ, हम तो मुफ्त में तुमको चटपटा फ्लेवर देंगे। आय हाय, पहले हमारे गोलगप्पे का बिल तो भरो, फिर तुम्हारे गोलगप्पे भी खा लेंगे। अरे वाह, गोलगप्पों का क्या, हम तो आपके हर चीज का बिल भर देंगे। इतना बोलकर चमन कीर्ति के गोलगप्पों के पैसे देने लगता है और पीछे से कीर्ति अपने दोस्त राधिका के साथ खिसक जाती है। थोड़ी दूर जाकर जब वो दोनों रुकती है, तो राधिका बोलती है, अरे वाह कीर्ति, तूने तो फ्री के गोलगप्पे खिला दिए और वो आवारा लड़का गोलगप्पे लेकर हमें ढूंढ रहा होगा। अरे मेरी चालाकी से कोई बच पाया है क्या? वो 2 कौड़ी का गुंडा क्या चीज है? सही है यार, तेरे पास बहुत दिमाग है ऐसी चीजों में लगाने के लिए, बड़ी चंट है तू। चल अब घर चलते हैं, कहीं उस चिरकुट ने घूमते हुए देख लिया ना तो गोलगप्पे के पैसे ले लेगा। कीर्ति कुछ देर बाद में अपने घर वापस आती है, जहाँ वो सोफे पर बैठकर
आराम से फोन चला रही थी। तभी नव्या आकर बोलती है, दीदी आप खाली बैठी हो तो मेरी रसोई में मदद ही करवा दो, आज बहुत काम है। यार ये भाभी भी ना मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। वो भाभी। कीर्ति कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो अपनी माँ सुशीला को बाहर जाते देखकर बोलती है। कीर्ति अपनी माँ का बहाना बनाकर बड़ी ही चालाकी से काम से बच जाती है। शाम को उसका भाई अंकुश नव्या के लिए एक बेहद खूबसूरत सी साड़ी लेकर आता है और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कितने टाइम बाद आज नव्या के लिए कोई साड़ी लाया हूँ, खुश हो जाएगी वो। कीर्ति अपने भाई की बात सुन लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, भाई तू आ गया? हाँ, पर तुझे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? भाई वो कॉलेज में ना कल फंक्शन है और सबको साड़ी पहननी है। मैंने भाभी से मांगी तो थी पर उन्होंने मना कर दिया। अब सोच रही हूँ क्या करूँ। ये नव्या भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। ऐसा करता हूँ ये साड़ी कीर्ति को दे देता हूँ, नव्या पर वैसे भी बहुत है, अगले हफ्ते उसको नई ला दूंगा। अरे भाई आपकी सोच में पड़ गए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे, मेरे होते हुए मेरी बहन परेशान रहेगी? कभी नहीं, तू ये साड़ी रख, आज ही नव्या के लिए लाया था पर इसकी ज्यादा जरूरत तो तुझे है, इसलिए तू रख, मैं उसको और ला दूंगा। वाओ भाई, थैंक यू सो मच। कीर्ति साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन ये सारा ड्रामा नव्या देख लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, ये दीदी बहुत चंट बनती है ना, घर के कामों से बड़ी ही चालाकी से पीछा छुड़वा लेती है और आज मेरी साड़ी भी हथिया ली बड़ी ही चालाकी से। किसी दिन इनको इनके ही अंदाज में जवाब दूंगी तब अकल आएगी। कीर्ति अपने चंटपने से अक्सर ही दूसरों का हक मारा करती। ऐसे ही एक शाम सुशीला नव्या को पास बुलाकर बोलती है, बहू सुन, ये घर की तिजोरी की चाबियां हैं, वैसे भी मुझे चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए ये जिम्मेदारी अब तू ही उठा। आखिर मेरे बाद तुझे ही तो घर संभालना है ना, इसीलिए मेरे जीते जी तू ही संभाल ये सब। माँ जी आप ऐसी बातें मत किया करो, अरे अभी तो आपको अपने पोते पोतियों की शादी भी देखनी है। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी वहाँ कीर्ति आती है और अपनी माँ की बात सुनकर बोलती है, माँ भाभी सही कह रही है, अभी तुम्हें बहुत जीना है और रही बात भूलने की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये चाबियाँ मुझे दे दो, मैं घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालूंगी। अरे तू इस घर की बेटी है और तुझसे इतने सारे काम नहीं करवाएंगे, और वैसे भी ये सारे काम घर की लक्ष्मी के होते हैं तो उसे ही करने दे। आपका मतलब क्या है, मैं इस घर की लक्ष्मी नहीं हूँ, अभी से मनाया कर दिया मुझे। अरे तू भी ना छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती है, ये ले तू ही रख चाबियाँ। हाँ माँ दे दो मुझे, इनसे भी ज्यादा अच्छे से संभालूंगी मैं। कीर्ति अपनी चालाकी से घर और तिजोरियों की चाबी अपनी माँ से ले लेती है, लेकिन ये सब देख रही नव्या उस वक्त कुछ नहीं बोलती, लेकिन सबके जाने के बाद में बोलती है, दिखाओ दिखाओ, जितना चंटपना दिखाना है ना दिखाओ। अब आपके इसी फैसले को आपके अगेंस्ट ना यूज किया तो मेरा नाम भी नव्या नहीं। नव्या कुछ देर बाद में अपनी सास के कमरे में जाकर कुछ बात करती है, जिसके बाद वो कमरे से मुस्कुराती हुई निकलकर बोलती है, अब देखना दीदी, कल आपकी चालाकी आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगले दिन सुशीला कीर्ति को एक नई साड़ी देते हुए बोलती है, कीर्ति बेटा ये ले नई साड़ी पहन ले और तैयार हो जा। सुशीला इतना बोलकर चली जाती है और कीर्ति बिना कोई सवाल किए साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और खुद को शीशे में देखकर बोलती है, वाओ, माँ ने इतनी अच्छी साड़ी अचानक मुझे क्यों दे दी, लगता है कहीं जाना होगा। कीर्ति तैयार होकर खुद को निहार रही थी, तभी नव्या कमरे में आकर उसे बोलती है, दीदी चलो नीचे, सब लोग आ गए हैं। कौन आ गए? अरे आप नीचे तो चलो। नव्या कीर्ति को नीचे लेकर जाती है। तब कीर्ति देखती है कि उसके घर में एक लड़का और एक बूढ़ी सी औरत आए हुए हैं। तब वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लोग कौन है? अरे ये ना तुझे देखने आए हैं, कल तू इतनी सारी समझदारियों वाली बात कर रही थी तो मुझे लगता है कि तू जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो चुकी है, तो बहू ने मुझे समझाया कि तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैंने इन लोगों को आज तुझे देखने के लिए बुला लिया। क्या? पर आपने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। अरे दीदी, जब लड़की सामने से घर की जिम्मेदारियां उठाने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक अलग गृहस्थी संभालने के लिए तैयार है, इसलिए आप चिंता मत करो,
इन लोगों का परिवार भी हमारे जैसा ही है। आप इनके घर की इकलौती बहू होगी तो वहाँ जाकर राज करोगी, राज। वाह भाभी, कीर्ति से चालाकी। अरे कल मैंने आपसे चाबियां क्या छीन ली, आपने मुझे घर से भगाने का प्लान बना दिया। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये रिश्ता। कीर्ति बेटा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। तो बेटा तुम मना मत करियो और अपनी माँ की खुशी के लिए हाँ कर दे। बाद में तू खुद बोलेगी कि माँ, लड़का लाखों में एक ढूंढा था आपने। आज मेरी सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह गई। अब शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, भाभी से चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। हाँ माँ, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कीर्ति के हाँ बोलने के बाद नव्या उसके पास आकर बोलती है, दीदी आप चिंता मत करो, लड़का सच में बहुत अच्छा है। वो तो आपकी हर चीज में चालाकियों को देखकर मैंने आपकी आदत रोकने के लिए चालाकी दिखाई, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहा। आप खुश रहोगी उस घर में। ठीक है भाभी, अपनी भाभी से हारी हूँ, कोई दुख नहीं है। कीर्ति अपनी हार को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, जिसके कुछ समय बाद में उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल में खुश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।